ओके, हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम बैक। हमने पहली दो वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि रूट्स कौन से होते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के, और फार्माकोकाइनेटिक्स के दो पार्ट डिस्कस कर लिए थे हमने, ठीक है। और हम अब आज तीसरा पार्ट, पहले हमने एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया था, और आज हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। होपफुली जनरल फार्मा हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो सारों को कंपाइल करके एक वन शॉट वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और आगे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी लेक्चर हो हमारे वो वन शॉट वीडियो में डालें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो यार, सिंपल सी बात है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, देखो, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि इसमें जो ड्रग है, ड्रग को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, वाटर सोल्यूबल और आयनाइज कंपाउंड में, किसमें, वाटर सोल्यूबल और आयनाइज कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। और तो पहले ड्रग कैसी होनी चाहिए इसके लिए, फिर लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए, तभी तो वो इसमें इसमें कन्वर्ट होगी वाटर सोल्यूबल में। या फिर वो कैसी होनी चाहिए, नॉन आयनाइज्ड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, नॉन आयोनाइज्ड, ठीक है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि लिपिड सोल्यूबल और नॉन आयनाइज्ड ड्रग को कन्वर्ट करना किसमें, वाटर सोल्यूबल और आयनाइज्ड कंपाउंड में, ठीक है। अगर देखो, अगर पहले से ड्रग क्या हो हमारी, वाटर सोल्यूबल हो, वाटर सोल्यूबल हो, या फिर पहले से पोलर हो, पोलर कंपाउंड हो, ठीक है, तो उसको हमें मेटाबोलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेटाबोलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो एक्सक्रीट हो जाएगी एज सच बॉडी से, बिना किसी चेंज के बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी एज सच, ठीक है। अब देखो, जो हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। पहली प्रोसेस क्या हो सकती है उसमें, या तो क्या हो कि एक्टिव ड्रग कन्वर्ट हो जाए किसमें, इनएक्टिव मेटाबोलाइट में, किसमें, इनएक्टिव मेटाबोलाइट में। मेटाबोलाइट मतलब, मेटाबोलाइट मतलब किसी एक छोटे से पार्ट में, जो ड्रग पूरी है, पूरी तो मतलब इतनी ड्रग होगी, ठीक है, उसका कुछ पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेटाबोलाइट, जो मेटाबॉलिज्म के बाद बना है, ठीक है। कुछ पार्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ओके बेटा, उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट, ठीक है। ये सिंपल याद करने का तरीका ही है, ठीक है। अब एक्टिव ड्रग इनएक्टिव मेटाबोलाइट में, इसका एग्जांपल कौन सा हो सकता है। इसका एग्जांपल बहुत आसान है, हमने बहुत बार देखा है। कौन सा, फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म किसमें, हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन, हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन, ठीक है बेटा। ये एक एग्जांपल होगा। दूसरी प्रोसेस कौन सी हो सकती है, एक प्रोसेस देख लेना कि एक प्रोसेस क्या होती है, कन्वर्ट हो जाएगी एक्टिव ड्रग किसमें, इनएक्टिव मेटाबोलाइट में, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, फिनोबार्बिटोन टू हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन। दूसरा एग्जांपल क्या है, भी एक्टिव ड्रग हो हमारे पास, एक्टिव ड्रग हो वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, एक्टिव मेटाबोलाइट में। एक्टिव ड्रग हो और एक्टिव ही मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है बेटा। कौन सा हो सकता है ऐसा, कोडीन, कोडीन, फोलकोडीन, ऐसे वाले। कोडीन किसमें कन्वर्ट हो जाए, मॉर्फिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा, मॉर्फिन में, ठीक है। कोडीन किसमें कन्वर्ट होगी बेटा, मॉर्फिन में, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि इनएक्टिव ड्रग हो, इनएक्टिव ड्रग हो, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, प्रो ड्रग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्रो ड्रग। किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक्टिव मेटाबोलाइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक्टिव मेटाबोलाइट में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, अरे वही यूनिवर्सल एग्जाम्पल भाई, जो पार्किंसन में यूज होता है, पार्किंसंस डिसीज में यूज होता है। कौन सा है एग्जाम्पल ऐसा, लेवोडोपा कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, लेवोडोपा कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन।
फायदा क्या होता है इसका, हमने देखा था लेवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेता है, और जबकि डोपामिन जो अकेला है वो क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कंसेप्ट होता है प्रोड्रग का। किसका? प्रोड्रग का। प्रोड्रग क्या होती है? इनएक्टिव फॉर्म होती है किसी भी ड्रग की, इनएक्टिव फॉर्म होती है किसी भी ड्रग की जो कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर मेटाबॉलिज्म इसमें एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, एग्जांपल तो वो हो गया ना, लेवाडोपा। लेवाडोपा कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। ठीक है, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके फायदे क्या क्या है, यूजेस? एक तो इससे क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी ड्रग की, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्यों हो जाएगी? हमने देखा ना अभी कि वो तो जो हमारा लेवल पता वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस ही नहीं क्रॉस कर सकता था, लेकिन जो डोपामिन है वो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर हम उसको लेवोडोपा फॉर्म में देंगे, ठीक है, तो वो क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाएगा और बॉडी उसको यूज कर पाएगी, तो इवेंचुअली उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ गई ना। ठीक है, और दूसरा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो भी क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तीसरा फायदा क्या है, कई बार इसमें टेस्ट भी कोट किया जाता है, टेस्ट इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, टेस्ट भी इंप्रूव हो सकता है, टेस्ट भी इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, ओके बेटा जी, आगे देखते हैं रिएक्शंस, रिएक्शंस अंडर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंडर कौन सी रिएक्शंस होती हैं? ठीक है, इसमें दो रिएक्शन होती है बेटा, देख ठीक है, दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक तो है हमारी कौन सी, फेज वन रिएक्शंस, फेज वन रिएक्शंस। दूसरी है हमारी फेज टू रिएक्शंस, फेज टू रिएक्शंस। ठीक है, फेज वन रिएक्शन में कौन सी आती है बेटा? फेज वन को हम देखो, जो फेज वन की रिएक्शंस है, फेज वन रिएक्शंस, उसमें कौन सी आएगी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस, नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस। ठीक है बेटा, नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस, इसमें कौन सी आती है? वही सब घिसी-पिटी रिएक्शंस, कौन सी? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, किसी साइकिल बना देना कोई चीज़ की, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर की साइकिल में कन्वर्ट कर देना, या फिर इसका उल्टा डी साइक्लाइजेशन। ठीक है बेटा, ये होगी फेज वन रिएक्शंस। क्या होगी हमारी? फेज वन रिएक्शंस। इसका नाम याद रखो तुम, बाकी कोई इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो फेज टू रिएक्शन की बात करते हैं अपन, ये थोड़ी याद रखने वाली बात है। फेज टू रिएक्शंस कौन सी होती है? फेज टू रिएक्शंस कौन सी होती है? ठीक है, ये इनको को बोलते हैं हम सिंथेटिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इनको बेटा? सिंथेटिक रिएक्शंस। ठीक है, इसके मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा तुम्हें। ठीक है, इसी पीडीएफ के तुम डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। ठीक है, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है तुम याद रख सकते हो। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? ट्रिक क्या है इसकी? निमोनिक क्या है इसका? निमोनिक है बेटा इसका जी जी जी, 3 times जी, एंड देन SMAR। क्या होगा? SMAR। ठीक है, 3 जी से कौन सी बनेगी? पहले जी से बनती है ग्लूक्रोनाइडेशन, ग्लूक्रोनाइडेशन। ठीक है बेटा, ठीक है, दूसरी कौन सी बनती है इसकी जी से? ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, कंजुगेशन। तीसरी कौन सी बनती है बेटा जी से? ग्लाइसिन कंजुगेशन। कौन सी बेटा? ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। चौथी कौन सी चौथी रिएक्शन कौन सी बेटा? एस एम ए आर किया था ना अपन, SMAR।
ऐसे क्या हुआ सल्फेशन, ठीक है। एम से क्या हुआ मिथाइलेशन, और ए से क्या होगा बेटा एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, ठीक है। आर से क्या होगा बेटा राइबो न्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस, राइबो न्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस, ठीक है बेटा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है जो याद रखना है तुमको मेनली, ग्लूकुरोनाइडेशन किससे होती है यूडीपी, ग्लूको ग्लूक्रोनोसिल ट्रांसफरेज, ग्लूको ग्लूकोनोसिल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। दूसरी जो हमारी क्या है ग्लूटाथाइन कंजुगेशन वो किससे होती है ग्लूटाथाइन ट्रांसफरेज से, ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज से, ट्रांसफरेज, ठीक है बेटा। जो ग्लाइसिन कंजुगेशन वो किससे होती है बेटा वो होती है एसाइल कोएंजाइम में, एसाइल कोएंजाइम में ग्लाइसिन ट्रांसफरेज, ग्लाइसिन ट्रांसफरेज। सल्फेशन किससे होती है बेटा सल्फेशन होती है सल्फो ट्रांसफरेज से, किससे होती है बेटा सल्फो ट्रांसफरेज से। और जो हमारी एसिटाइलेशन है ये किससे होती है बेटा हमारी एसिटाइलेशन किससे होगी एन एसिटाइल ट्रांसफरेज से, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज से, ओके बेटा। मिथाइलेशन किससे होगी ट्रांस मिथाइलेज से, सिंपल सी बात है ट्रांस मिथाइलेज से, ठीक है बेटा। और राइबोन्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस किससे होगी यही तो एंजाइम है राइबोन्यूक्लियोसाइडेज, राइबो न्यूक्लियोसाइडेज। बाकी इसका इतना कंफर्म नहीं है, मतलब अभी साइंटिस्ट को इसके बारे में पता लगा नहीं है ज़्यादा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मैंने बुकों में देखा है वहाँ पे राइबोन्यूक्लियोसाइडेज ही लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये क्या देख रहे थे हम कि अब देखो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, जो भी ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर जा रही है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ड्रग अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म, अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब कौन सी रिएक्शन से होके गुजर सकती है वो, ठीक है। वो देख लेते हैं आप एक बार, ठीक है। देखो यार चार पॉसिबिलिटीज़ है मेनली, मान लो ड्रग है, क्या हो सकता है कि पहले फेज़ वन में जाए, फिर वो फेज़ टू में जाए, फिर उसका जो मेटाबोलाइट होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा, मेटाबोलाइट एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो हमारी ड्रग है वो सिर्फ फेज़ वन में जाए, ठीक है, और सीधी उसका मेटाबोलाइट जो है वो एक्सक्रीट हो जाए। या फिर हमारा ड्रग जो है सिर्फ फेज़ टू में जाए और उसका मेटाबोलाइज ड्रग जो है मेटाबोलाइट है वो एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। या फिर हमारी ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म में, मतलब किसी भी रिएक्शन के अंडर ना जाके अनचेंज्ड फॉर्म में निकल जाए। वो कौन सी ड्रग होगी जो अनचेंज्ड फॉर्म में निकलेगी, सही बात, कौन सी होगी पोलर ड्रग, कौन सी ड्रग पोलर ड्रग, ठीक है। आगे देखते हैं आप, आगे इसमें आप देखेंगे कि जो ड्रग को मेटाबलाइज करने वाले एंजाइम्स हैं, ड्रग मेटाबलाइजिंग एंजाइम्स, वो कौन से हो सकते हैं, ठीक है। देखो मेनली दो टाइप के हों, माइक्रोसोमल, माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल, आई बात समझ में, नॉन माइक्रोसोमल। जो माइक्रोसोमल है वो कौन से होते हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होंगे, लीवर में प्रेजेंट होंगे, किडनी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे कि साइटोक्रोम P450, ठीक है, और मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम, मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है। और चलो इसको मोनो ऑक्सीजनेज लिख देते हैं, मोनो ऑक्सीजनेज
एंजाइम, ठीक है। आई बात समझ में? अब क्या है कि ये फेज वन रिएक्शन ही कंडक्ट करते हैं, फेज वन रिएक्शन ही कंडक्ट करते हैं। और जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे? वो प्रेजेंट होंगे कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लाज्मा में। एग्जाम्पल इनके कौन से हैं? जैसे एस्ट्रेज, अमाइडेज, फ्लावोप्रोटीन, ठीक है। और ये क्या, कौन सी रिएक्शन करते हैं? ऑल कॉन्जुगेशंस। ये कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे? ऑल कॉन्जुगेशंस एक्सेप्ट ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन। ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन को छोड़ के बाकी सारी कॉन्जुगेशन करवाएंगे। और ये तो फेज टू की बात होगी, ये तो फेज टू वाली रिएक्शन है ना सारी, फेज टू वाली रिएक्शन है। फेज वन में से कौन से कराएंगे? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ठीक है। आई बात समझो बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो ऐसे कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। वो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जैसे एज। एज आपको पता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं हमारे और एल्डर होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। क्या होता है उनमें? मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, कौन सा? जो बच्चे होते हैं उनमें अगर हम क्रोमाफेनिकोल दे देंगे, क्लोरम फेनिकोल दे देंगे, फेनिकोल दे देंगे, तो उनमें क्या है? मेटाबॉलिज्म धीरे होगा, ठीक है। तो वो ड्रग जो है वो बॉडी में स्टे ज़्यादा टाइम तक करेगी, ज़्यादा टाइम तक करेगी और उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। और इससे बच्चों में कौन सा सिंड्रोम होता है? उसका नाम है, क्या नाम है बेटा उसका? ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है बेटा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। कुछ एक फैक्टर हैं जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर जो कि क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को। इसको क्या बोलते हैं हम? इस स्टडी को जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट देखती है किसका? जेनेटिक फैक्टर का। उसको बोलते हैं फार्माको जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। और इसी के अंडर एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं अपन फार्माको जीनोमिक्स, ठीक है बेटा। एग्जांपल इसके देखिए, याद कर लेना। पहला एग्जांपल क्या है इसका? स्लो एंड फास्ट एसिटाइलेटर्स ऑफ आइसोनियाजिड, ठीक है। आइसोनियाजिड के, आइसोनियाजिड पहले बात क्या है? आइसोनियाजिड क्या है? एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ये ड्रग ट्यूबरकल थेरेपी में दी जाती है एज फर्स्ट लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे दी जाती है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे दी जाती है, ठीक है। और यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन कि कौन सी दवाई दी जाती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में एज फर्स्ट लाइन ड्रग। सेकंड लाइन भी होती है, वो हम बाकी जब एंटी माइक्रोबियल करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन में कौन सी होती है? आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड, रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन, ठीक है। HRZD, इसको याद करते हैं HRZEC, ठीक है। इथम्बुटोल, इथम्बुटोल, ठीक है बेटा। ये चार ड्रग होती हैं, ठीक है। अब बैक टू द टॉपिक, ठीक है। स्लो एंड फास्ट एसिटाइलेटर्स कौन से होंगे? कई बंदे होते हैं जिनमें क्या होता है कि
स्लो एसिटाइलेशन होता है, यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म होता है किसका, किसका, आइसोनियाजिड का, सोनिया जिड का। अगर स्लो मेटाबॉलिज्म होगा तो वो ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि वो बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहेगी, बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहेगी। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, हमारे कौन सा साइड इफेक्ट आ सकता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस। ठीक है बेटा। और अगर वो फास्ट एसिटाइलेटर होगा आदमी या पर्सन जो भी है, अगर वो फास्ट एसिटाइलेटर होगा तो ड्रग देते ही उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ड्रग हमने जैसे दी, इफेक्ट जो उसका बहुत ही कम टाइम के लिए आएगा, इफेक्ट जो उसका बहुत ही कम टाइम के लिए आएगा, तो उसमें हमें डोज क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा एग्जांपल कौन सा है इसका, फार्माकोजेनोमिक्स में, कि सक्सेनाइल एपिनिया, सक्सीनाइल एपनिया। देखो जो सक्सेनाइल सक्सेनाइल कोलिन है, सक्सेनाइल कोलिन SCH से लिखते हैं इसको, ठीक है। वो क्या है, एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट के तौर पे दिया जाता है, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है। इसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है, इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो होता है किसके द्वारा, शूडोकोलिन एस्ट्रेज, शूडोकोलिन एस्ट्रेज। ठीक है। लेकिन कुछ बंदों में ये शूडोकोलिन एस्ट्रेज ना होकर एंजाइम क्या होता है, एटिपिकल शूडोकोलिन एस्ट्रेज, एटिपिकल शूडोकोलिन एस्ट्रेज। ठीक है। और उसमें क्या है, इनका इसका मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग का, SCH का, वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, जिससे क्या है, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे क्या होगा, पर्सन को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फील हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फील हो सकता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन फील क्यों हो सकता है, क्योंकि उसकी लंग्स की जो मसल्स हैं, लंग्स मसल्स या फिर रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स अगर सही बोले तो वो क्या हो सकते हैं, पैरालाइज हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, पैरालाइज हो सकती हैं। इसको बोलते हैं सक्सिनाइल एपनिया, सक्सिनाइल एपनिया। ठीक है बेटा। और चौथा एग्जाम्पल कौन सा है इसका, G6PD डेफिशिएंसी, G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होने से, अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसमें क्या होगा, बंदों में, उसमें पर्सन में क्या हो जाएगा, हीमोलिसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीमोलिसिस हो सकता है। ये जो G6PD है वो आरबीसी की इंटीग्रिटी बना के रखता है, इंटीग्रिटी बना के रखता है, इंटीग्रिटी क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, हो गए। हाँ तो यार पर क्या डिस्कस कर रहे थे, आप डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीशन। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो हमारी पहली या दूसरी वीडियो थी उसमें बताया था मैंने कि ड्रग का एक्सक्रीशन किडनी से भी हो सकता है, लंग्स से भी हो सकता है, फीसिस से भी हो सकता है, एंड बाइल से भी हो सकता है, स्किन से भी हो सकता है, सलाइवा से भी हो सकता है। ठीक बेटा। और अलग अलग ड्रग हैं जो इनसे एक्सक्रीट होंगी, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल होती है, या फिर जो वोलेटाइल जर्नल एनेस्थेटिक्स होते हैं, वोलेटाइल जर्नल एनेस्थेटिक्स होते हैं, एनेस्थेटिक्स होते हैं, वो लंग्स से ही एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है। फीसिस में कौन से आती है बेटा, फीसिस में से कौन से क्रिएट होती हैं, जैसे पुर्गेटिव्स, पुर्गेटिव या फिर लेग्जेटिव होते हैं, जो पुर्गेटिव या फिर लेग्जेटिव होते हैं बेटा जो। ठीक है, वो हो गए। और सलाइवा से कौन से एक्सक्रीट होती है बेटा, जैसे कि ड्रग होती है पोटेशियम आयोडाइड, फेनाटोइन, ये वाली जो ड्रग है वो सलाइवा से एक्सक्रीट होती है। एकदम ध्यान रखने की बात जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की क्या है, कुछ एक जो ड्रग होती है वो मिल्क में भी अपीयर हो सकती हैं। मिल्क में कब अपीयर होंगी, जो बेटा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, जब वो अपने लैक्टेटिंग पीरियड में होती हैं, उस टाइम कुछ ड्रग मिल्क में भी अपीयर हो सकती हैं, जैसे कि एम्यूड्रोम, एम्यूडेरोन। ठीक है, वो बेटा मिल्क में अपीयर हो सकती है जब मदर लैक्टेट कर रही हो तो। ठीक है, तो वो इन्फेंट को हार्म भी कर सकती है और में बेनिफिट भी कर सकती है, और शायद वो कुछ का उसका कुछ असर ना हो। ठीक है, वो ये हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं
कुछ एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है बेटा, जैसे कि पहला हमारा आता है प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है? प्लाज्मा हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है बेटा? ये कहता है टाइम कितना लगेगा ड्रग को, टाइम रिक्वायर्ड बाय ड्रग टू डिक्रीज इस कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में, अगर मान लो आपने ड्रग इंजेक्ट कर दी, उसके कितने टाइम बाद उसकी ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में 50% ऑफ ओरिजिनल हो जाएगी, 50% कंसंट्रेशन रहेगी किसकी? ओरिजिनल की। ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा हाफ लाइफ। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है बेटा? इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? इसकी इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि इससे हमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग पता लग जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग पता लग जाएगा। या फिर एक और इसका फ़ायदा होता है कि कितनी बार हमें ड्रग देनी पड़ेगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी पता लग जाएगा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बेटा, कितनी बार वो ड्रग को देनी पड़ेगी ताकि हम उसकी एक डिजायर्ड जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, अब देखो बेटा आगे आगे काइनेटिक्स आती हैं ड्रग की, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होती है, या फिर दूसरी कौन सी है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक। मोस्टली ड्रग यही फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, मोस्टली ड्रग या तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेंगे या फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करेंगे, या फिर कुछ एक ड्रग होती हैं जैसे कि फेनिटोइन, वो दोनों ही शो करती हैं, वो दोनों ही एग्जिबिट करती हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं। इससे पहले एक कंसेप्ट और है, वो समझो तुम। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है बेटा क्लियरेंस का। किसका बेटा? क्लियरेंस का। क्लियरेंस क्या होती है? बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है, क्लियरेंस है क्या? क्लियरेंस क्या होती है? ये और कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा कितनी लगेगी? ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग को, सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग को रिमूव करने के लिए, ऑफ ड्रग को रिमूव करने के लिए फ्रॉम फ्रॉम ब्लड इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, हाँ तो क्लियरेंस समझ में आया अभी? ठीक है, आगे देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, सिंपल बेसिक सा रूल है बेटा। इसमें क्या है कि हर बार जो ड्रग की जो अमाउंट वो एलिमिनेट होगी, वो क्या होगी? एक कांस्टेंट फ्रैक्शन में होगी। क्या होगी? कांस्टेंट फ्रैक्शन में होगी। इसको एक एग्जांपल से हम समझ भी सकते हैं। जैसे हमने शुरू में 100 माइक्रोग्राम ड्रग दी, ठीक है, 1 घंटे बाद उसका 1/5 एलिमिनेट हो गया, ठीक है, एक्सक्रीट हो गया, ठीक है, तो बचे कितनी? 80 माइक्रोग्राम। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद 1/5 उसका फिर एलिमिनेट हो गया, कितनी बची? 64 माइक्रोग्राम। फिर 1 मोर हावर के बाद 1/5 फिर इसका एक्सक्रीट हो गया, बची कितनी? 52 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में बेटा। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला वो क्या है बेटा, कि जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की, जो टी हाफ होता है बेटा, वो क्या होता है? वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। याद रखना बेटा, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब अगर हमने ए ड्रग, ठीक है, अगर उसका हाफ लाइफ 1 घंटा ही ए ड्रग का, मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हो 1 आवर है, तो 1 आवर के बाद जो कंसंट्रेशन है वो कितनी रह जाएगी? 1/2 रह जाएगी, A/2 रह जाएगी बेटा। ठीक है, 1 आवर के बाद, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक इसमें क्या है, जो थंब रूल है उसमें क्या है, इसमें एक और थंब रूल है जो कि क्या है, कि जो रेट ऑफ ड्रग ऑफ एलिमिनेशन है, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग है, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग है, ठीक है बेटा, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके? प्लाज्मा कंसंट्रेशन की। किसके बेटा? प्लाज्मा कंसंट्रेशन की। ठीक है बेटा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अपन जीरो ऑर्डर काइनेटिक की, जीरो ऑर्डर काइनेटिक की बेटा। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या कहती है कि हर बार, ये क्या कहती है, मैं तो ये क्या कहती है कि हर बार एक कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट, याद रखना बेटा, कांस्टेंट फ्रैक्शन नहीं कह रहा, कांस्टेंट अमाउंट कह रहा हूँ, कांस्टेंट अमाउंट ही इसकी क्या होगी? एलिमिनेट होगी हर बार। जैसे कि 200 माइक्रोग्राम हमने क्या दिया, किसी ड्रग को दिया, 1 घंटे बाद हम देखते हैं तो उसकी 10 माइक्रोग्राम एलिमिनेट हो जाती है, तो कितनी आएगी? 190। ठीक है बेटा, फिर अगले घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर क्या होगी? सेम 10 माइक्रोग्राम ही क्या होगी? एलिमिनेट होगी, कितनी जाएगी? 180 रह जाएगी बेटा। ठीक है, ऐसे होएगा इसमें। ठीक है,
और इसमें जो दो थंब रूल हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में देखे थे, इसमें भी देख रहे हैं वो क्या है कि जिसका टी हाफ है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी बेटा, नेवर कांस्टेंट। इसका जो टी हाफ है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी बेटा, ठीक है। और दूसरा रूल क्या बनाएंगे इसमें, ये होगा बेटा कि रेट ऑफ जो एलिमिनेशन है, रेट ऑफ जो एलिमिनेशन है बेटा, वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा किसके, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इंडिपेंडेंट होगा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की, ड्रग कंसंट्रेशन की, ठीक है बेटा, याद रखना इसमें, ठीक है। अब देखो छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, बात करते हैं कि लोडिंग डोज क्या होती है। क्या बात करें अपन, लोडिंग डोज क्या होती है। लोडिंग डोज क्या होती है बेटा, अगर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, उसमें अगर किसी बंदे को, अगर मान लो हमें जैसे शॉक की कंडीशन आ गई, शॉक की कंडीशन आ गई, अगर मान लो ड्रग ए देते हैं उसमें, जैसे वैसे एड्रेनलिन होती है इसमें, ड्रग ए दे दिया अपन इसमें, और हम चाहते हैं कि 150 माइक्रोग्राम ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन हो जाए ताकि उसके सिम्टम्स जो हैं रिजोल्व हो जाएं शॉक के, ठीक है बेटा। तो जो शुरू शुरू में जो हैवी डोज दी जाएगी, हैवी डोज तो दी जाएगी ताकि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग की जल्दी से जल्दी 150 माइक्रोग्राम पहुंच जाए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस, ऐसे जनरल का एग्जांपल है। हैवी डोज देंगे ताकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी पहुंच जाए बेटा, उसकी 150 माइक्रोग्राम पहुंच जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं आप बेटा, लोडिंग डोज, लोडिंग डोज। और इसी के एक साथ में एक और बहन है, क्या है, मेंटेनेंस डोज। क्या होती है बेटा, मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज क्या होती है, ये क्या होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग देते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग देते हैं, ताकि जो एग्जांपल पिछले वाला एग्जांपल था उसी में हम बात कर लेते हैं कि पिछला एग्जांपल जो हमने लिया था उसी में क्या है कि 150 माइक्रोग्राम हमने पहले पहुंचा दी लोडिंग डोज से, लोडिंग डोज देके हमने क्या है, एलडी यानी कि लोडिंग डोज देके हमने क्या है, पहुंचा दी, ठीक है। अब बाद में क्या है, हम चाहते हैं कि अब ये एक्सक्रीट भी होती रहेगी साथ साथ में ड्रग, है ना बेटा। मान लो 140 हो गई 1 घंटे बाद में, 140 हो गई 1 घंटे बाद में, तो 1 घंटे बाद में हमको क्या देना पड़ेगा, 10 माइक्रोग्राम और देना पड़ेगा ताकि उसकी कंसंट्रेशन जो है ड्रग की वो प्लाज्मा में इतनी ही बनी रहे, 150 माइक्रोग्राम, ताकि सिम्टम जो शॉक के हैं वो वापस ना आए, ठीक है बेटा, सिम्टम ना आए। ये जो हमने 10 माइक्रोग्राम अब दिया है बेटा, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। क्या बोलते हैं पा, मेंटेनेंस डोज, ठीक है बेटा। आई बात समझ में, आगे देखते हैं अपा। आगे एक टॉपिक और है हमारा, वो क्या है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। क्या बेटा, थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग। स्पेलिंग देख लो बेटा, स्पेलिंग हो सकती है गड़बड़ी दूर। टीडीएम लिख देता हूँ उसको शॉर्ट के लिए मैं, टीडीएम। टीडीएम क्या होती है, अगर मान लो ये एक प्रोसेस होती है, क्या होती है, प्रोसेस होती है क्या, क्या चेक करने की, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन को चेक करना, इज कॉल्ड थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। क्या करती है इसको, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है बेटा। और कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसको, इंडिकेशन क्या क्या हो सकती है इसको, कौन से केस में करेंगे आप, दो एग्जांपल याद रख लो। पहली उनमें करेंगे जिसका नैरो थेरापेटिक इंडेक्स इंडेक्स होता है, उन ड्रग्स का जिनमें ड्रग्स विद नैरो थेरापेटिक इंडेक्स, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक बेटा। एक तो उनमें करेंगे, जैसे एग्जांपल क्या है इसका, लिथियम डाइजॉक्सिन, फेनाडोइन, ठीक है बेटा, ऐसे ड्रग्स में करेंगे। और दूसरी क्या है, दूसरी ड्रग कौन सी होगी जिसमें, उन ड्रग में करेंगे जिनकी जो वेरिएशन है पर्सन टू पर्सन, जो रिस्पॉन्स होता है ड्रग का अगर रिस्पॉन्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बहुत सारे ड्रग्स का ड्रग का रिस्पॉन्स अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करे, पर्सन टू पर्सन वेरी करे, उस केस में भी, जैसे कि एग्जांपल कौन सा है, टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है बेटा। उन ड्रग्स में आप क्या करेंगे, इसकी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। और कहाँ नहीं करनी होती, ये तो फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, कहाँ पे नहीं करेंगे। पहली बात, ब्लड प्रेशर की दवाई देने के बाद हम नहीं करते, ठीक है। तुमने कभी देखा है पहले अपने क्या किया, ब्लड बीपी की दवाई ले ली अपन ने, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले ली, उसको मान लो पर्सन का बीपी हाई है, तो फिर आपने देखा है कभी
कि उसका बार बार ब्लड से सैंपल निकाल के चेक करेंगे बीपी कितना है, इसमें ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है उस ड्रग की जो हमने, जैसे मान एम्लोडिपिन दी है, एम्लोडिपिन दी है तो चेक करते हैं बार बार कभी कि देखते हैं सैंपल निकाल के ब्लड का कि हाँ कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन पहुंच चुकी है, नहीं देखते ना। दूसरी, शुगर वाले पेशेंट्स में, शुगर वाले पेशेंट्स में ड्रग की कंसंट्रेशन नहीं देखते, है ना। ये दो एग्जाम्पल याद रखना बेटा, ठीक है। आगे क्या है बेटा, आगे आती है बेटा हमारी फार्माकोडायनेमिक्स। क्या आती है बेटा, फार्माकोडायनेमिक्स। वो कंप्लीट हो चुका है बेटा हमारा, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स में देखते हैं आप क्या करेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स डायनेमिक्स क्या होती है कि ये दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। फार्माकोन, फार्माकोन मतलब ड्रग, और दूसरा डायनेमिक्स, डायनेमिक्स पावर। इसमें हम ड्रग की पावर देखेंगे, मतलब ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है इसमें हम देखेंगे बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो ड्रग के एक्शन कौन से हो सकते हैं, एक्शन ऑफ ड्रग कौन सा हो सकता है। या तो ड्रग देखो हमारे किसी सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती है, ठीक है बेटा, या वो क्या कर सकती है, डिप्रेस कर सकती है, डिप्रेस कर सकती है, या फिर किसी टिश्यू को, किसी साइट को इरिटेट कर सकती है, इरिटेशन कॉज करा सकती है, या फिर वो ड्रग सेल के लिए साइटोटॉक्सिक हो सकती है, जैसे कि कैंसर वाली जो दवाइयाँ होती हैं, या फिर क्या वो रिप्लेसमेंट ड्रग्स हो सकती है। रिप्लेसमेंट ड्रग जैसे मान लो किसी हार्मोन की कमी होगी तो उस केस में हम बाहर से ड्रग देते हैं ताकि उस हार्मोन के लेवल पूरे हो जाए, जैसे कि T3 T4 सप्लीमेंट्स थायरोक्सिन हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए होते हैं बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये ड्रग एक्शन कैसे करती है अपना, ठीक है। अगर ये ड्रग अपन दी, ड्रग एक्शन दिखा रही बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो एक्शन कैसे करती है। अब देखते हैं यार कि मैकेनिज्म ऑफ जो एक्शन ऑफ ड्रग है वो होता कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है बेटा। अब देखो ये दो तरीके से हो सकता है यार, हम ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे इस टॉपिक के। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो देखो ये रिसेप्टर की मदद से हो, विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर हो, या फिर ये क्या हो, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड हो, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड हो, बिना रिसेप्टर की मदद के हो, ठीक है बेटा। अब देखो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड कौन से हो सकते हैं, जो बिना रिसेप्टर की मदद के होंगे। नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड कौन से हो सकते हैं बेटा, कैसे हो सकता है। देखो एक तो होती है फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, फिजिकल एक्शन के द्वारा, ठीक है, फिजिकल एक्शन के द्वारा। कैसा हो सकता है, देखो ऑस्मोसिस से भी हो सकता है वो, डेफिनेशन तो समझाने की जरूरत नहीं है इनकी, पढ़ चुके हैं हम ये। अडोप्शन से हो सकता है, डेमोलिशन हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है बेटा, या फिर केमिकल एक्शन भी हो सकता है इनका। दूसरा क्या है, केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, ठीक है बेटा। केमिकल एक्शन जैसे एंटासिड करते हैं, एंटासिड करते हैं ना केमिकल एक्शन, वैसे वाला, ठीक है। तीसरा क्या एक्शन हो सकता है, तीसरा किस वजह से हो सकता है ये, बिना रिसेप्टर के। कौन सा है तीसरा मैकेनिज्म, थ्रू एंजाइम्स, थ्रू एंजाइम्स, एंजाइम की मदद लेके भी हो सकता है, ठीक है बेटा। ये जैसे कि जो एस इनिबिटर्स होते हैं, एस इनिबिटर्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम को यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना फंक्शन शो करेंगे। दूसरे कौन से होते हैं, जैसे कि ड्रग है एलोप्यूरिनोल, एलोप्यूरिनोल जो कि एक्शन कैसे करेगी बेटा अपना, वो एक्शन करेगी जेंथिन ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करके, जेंथिन ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करके, ठीक है बेटा, इसको इनहिबिट करके अपना फंक्शन शो करेगी, ठीक है, एक्शन शो करेगी। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था अपना, एक तो ये हो गया रिसेप्टर मीडिएटेड, अब ये कौन सा है, एक जो पहले पढ़ा था वो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड था, अब ये आ गया रिसेप्टर मीडिएटेड, ठीक है बेटा। रिसेप्टर मीडिएटेड कैसे हो सकता है, देखो मान लो कोई ड्रग है, ड्रग ने क्या किया, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और समझने की जरूरत है बेटा अपने को, वो क्या होती है कि देखते हैं एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट क्या होता है, मान लो एक रिसेप्टर के साथ एक ड्रग बाइंड कर गई, ठीक है, और उसने अपना एक्शन शो कर दिया, ठीक है, एक्शन शो कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं आप एगोनिस्ट, ठीक है। अगर एक ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करके एक्शन दिखा रही है अपना, जो उसको एक्शन शो करना चाहिए, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट।
एक हो गया एंटागोनिस्ट। क्या हो गया? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वो ड्रग होती है जो रिसेप्टर पे बाइंड करके, एंटागोनिस्ट ड्रग है ये, ठीक है, एंटागोनिस्ट है ये, ठीक है, रिसेप्टर बाइंड करके उसका एक्शन नहीं आने देगी, ठीक है बेटा, एक्शन नहीं होगा। एक होता है पार्शियल एगोनिस्ट। क्या होता है बेटा? पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट कौन सा होता है बेटा? वो रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करेगी ड्रग, ठीक है, लेकिन जो एक्शन मान लो 100% आना था वो लेस देन 100 आएगा, ठीक है, मतलब पूरा एक्शन नहीं आएगा, कम एक्शन आएगा, ठीक है बेटा। तीसरा क्या हो सकता है? इनवर्स एगोनिस्ट। कौन सा होता है बेटा? इनवर्स, इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है बेटा, इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है? मान लो रिसेप्टर के साथ ड्रग ने बाइंड किया और उसे शो करना था एक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन उसके एक अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्शन शो करेगी। मान लो उसको बेनिफिशियरी इफेक्ट देना था, जस्ट फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, और वो बेनिफिशियरी इफेक्ट ना देके क्या देगी? हार्मफुल इफेक्ट देगी। क्या देगी? हार्मफुल इफेक्ट देगी, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, हमेशा नहीं होता ये बेनिफिशियरी हार्मफुल वाला, बस बता रहा हूँ। मान लो जाना था उसे इस डायरेक्शन में एक्शन करने के लिए, वो किस डायरेक्शन में एक्शन करेगी? यहाँ करेगी, बिल्कुल अपोजिट में, ठीक है बेटा। ओके बेटा, आया समझ? अब बात करते हैं रिसेप्टर की फैमिलीज कौन सी होती हैं। रिसेप्टर की फैमिलीज कौन सी होती हैं जिस पे ड्रग बाइंड करके अपना एक्शन शो करेगी। मैं 4 नाम लिख रहा हूँ, 4 फैमिलीज होती हैं इसमें, ठीक है बेटा, लेकिन डिस्कस हम एक दो को ही करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है बेटा। एक होते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है बेटा, या फिर दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है बेटा। दूसरा क्या हो सकता है? जीपीसीआरस, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ठीक है। दूसरा नाम क्या हो सकता है इनका? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है बेटा। तीसरा एग्जांपल तीसरा कौन सी फैमिली है? ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। क्या होती है बेटा? ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है बेटा, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं अपा? एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, या फिर क्या बोलते हैं इनको? जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स, जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स, ठीक है बेटा। चौथी कौन सी फैमिली है रिसेप्टर की? चौथी फैमिली है रिसेप्टर की रिसेप्टर रेगुलेटिंग, रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। ये 4 फैमिलीज है बेटा, ठीक है। एक एक करके इनका फंक्शन देखते हैं आप कैसे एक्शन करेंगे। पहली आती है लाइगेंड गेटेड, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। वो एक्शन कैसे करेंगे बेटा? देखो, एक एगोनिस्ट होगा, एगोनिस्ट होगा, वो क्या करेगा? बाइंड करेगा आइनोट्रोपिक रिसेप्टर के ऊपर, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ओपन दी चैनल्स, चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिनमें से जैसे कौन से चैनल हो सकते हैं? सोडियम चैनल हो सकता है, पोटेशियम चैनल हो सकता है, क्लोराइड चैनल हो सकता है, कैल्शियम चैनल हो सकता है, ठीक है बेटा। ये चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या? फ्लो ऑफ आयंस होगा, आउटफ्लक्स, इनफ्लक्स भी हो सकता है, आउटफ्लक्स भी हो सकता है, फ्लो ऑफ आयंस होगा, ठीक है बेटा। चौथा क्या है? उनकी इस बेस पे कि वो आउटफ्लक्स कर रहे हैं, इनफ्लक्स कर रहे हैं, इसके बेस पे उनकी हाइपर पोलराइजेशन भी हो सकती है और डीपोलराइजेशन भी हो सकती है, डीपोलराइजेशन भी हो सकती है। फिर इसके बाद क्या आएगा? अल्टीमेटली टिश्यू रिस्पॉन्स करेगा, टिश्यू रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है? जीपीसीआरस, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ठीक है। दूसरा नाम क्या था इसका? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है बेटा, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा? मान लो एगोनिस्ट, मान लो जो एगोनिस्ट है वो बाइंड करेगा रिसेप्टर से, किससे बाइंड करेगा? रिसेप्टर से बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होगी? कपलिंग होगी जी प्रोटीन्स की, क्या होगी? कपलिंग होगी जी प्रोटीन्स की, जी प्रोटीन की क्या होगी? कपलिंग होगी, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा? जो जीडीपी बाउंड होती है, जीडीपी बाउंड टू अल्फा सब यूनिट,
GDP बाउंड टू अल्फा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट एक्सचेंजेस विद GTP, एक्सचेंजेस विद GTP, GTP, ठीक है बेटा, एक्सचेंज हो GTP, GTP के साथ। इसके बाद क्या होगा कि जी प्रोटीन की सब यूनिट है वो डिसोसिएट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? डिसोसिएशन। क्या होगा बेटा? डिसोसिएशन ऑफ जी प्रोटीन, जी प्रोटीन का डिसोसिएशन होगा फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर से डिसोसिएशन होगा बेटा, ठीक है। इससे क्या होगा? जो अल्फा जीटीपी अलग निकल जाएगा एंड बीटा गामा यूनिट, अल्फा बीटा गामा यूनिट होती है इसमें, वो अलग निकल जाएंगे, ठीक है। अल्फा जीटीपी के साथ बाउंड हो जाएगा और बीटा गामा अलग निकल जाएंगे, ठीक है। ये रिलीज हो जाएंगे, फिर ये बाइंड करेंगे टारगेट पे, बाइंड टू टारगेट चैनल, टारगेट चैनल के ऊपर बाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। टारगेट चैनल के ऊपर बाइंड करके क्या होगा? जो जीटीपी है, जो अल्फा सब यूनिट के साथ कंबाइन थी, वो बाद में किस में बदल जाएगी? जीडीपी में, जीडीपी में बदल जाएगी। और फिर बाद में वही काम होगा कि अल्फा सब यूनिट जो थी, जो जीटीपी के साथ मिली हुई थी पहले, वो क्या होगी? दोबारा बीटा गामा सब यूनिट के साथ मिल जाएगी, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। फिर वही अल्फा बीटा गामा ये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बेस पे इसका रिस्पॉन्स आएगा। इसमें आगे 4 पार्ट होते हैं जी प्रोटीन के, GS, GI, GQ, बीटा एंड गामा, ठीक है। ये हो सकते हैं, ठीक है बेटा। कुछ ये जो GS है, अगर इनको अगर स्टिमुलेट किया गया तो ये CMP बढ़ा देंगे, कैम प्रोटीन को बढ़ा देंगे, ऐसे रिएक्शन करते नहीं। अगर ये GI इनहिबिट होगा तो CMP लेवल डाउन चला जाएगा। जी क्या होगा? एक्टिवेट हुआ तो क्या है? फोस IP3 इंक्रीज हो जाएगा, इंडोल ट्राइफॉस्फेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और बीटा गामा क्या करती है? आयन चैनल को स्टिमुलेट करती है, आयन चैनल को, एंजाइम या फिर आयन चैनल को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है बेटा, ठीक है। हाँ, तो अब आप क्या देख रहे थे आगे? आप देख रहे थे अब थेरापेटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक इंडेक्स। देखो बेटा, थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? एक इंडेक्स है, एक माप बनाया हुआ है, किसके लिए? ड्रग की सेफ्टी के लिए, ड्रग की सेफ्टी के लिए, ठीक है बेटा। थेरापेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? थेरापेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD50 बाई ED50, LD50 बाई ED50। अभी LD ED50 का लफड़ा क्या है? LD50 क्या है बेटा? LD50 क्या है? LD50 वो डोज है ड्रग की, डोज ऑफ ड्रग, जो कि क्या है? 50% ऑफ द रेसिपिएंट के लिए, 50% ऑफ द रेसिपिएंट के लिए क्या है? लीथल है, घातक है, ठीक है बेटा। वो डोज हो गई। और ED50 क्या होती है? ED50 क्या है? वो डोज ऑफ ड्रग है जो क्या 50% ऑफ रेसिपिएंट के लिए बेनिफिशियल है, जिनमें इनका इफेक्ट देखा गया है। 50% वो डोज ऑफ ड्रग जो कि 50% ऑफ रेसिपिएंट में क्या है? बेनिफिशियल है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये होती है, ये हो गया हमारा थेरापेटिक इंडेक्स। अब देखो आगे क्या है? आगे देखते हैं हम ड्रग की पोटेंसी। ड्रग पोटेंसी क्या होती है? ड्रग की पोटेंसी क्या होती है? ड्रग की पोटेंसी क्या है? पोटेंसी क्या है? द अमाउंट ऑफ ड्रग, इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स, अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स, मतलब कितनी डोज ड्रग की चाहिए एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं ड्रग पोटेंसी, ठीक है बेटा। और एक होती है ड्रग की एफिकेसी, ये तो तुम्हें हर वाइवा में पूछा जाएगा, तुमसे हर वाइवा में पूछा ही जाएगा, ड्रग की पोटेंसी और ड्रग की एफिकेसी, सॉरी एफिकेसी था ना, ड्रग की एफिकेसी हो गया बेटा, ठीक है। ड्रग की एफिकेसी, ड्रग की एफिकेसी क्या होती है? एफिकेसी क्या होती है? ई से याद रख लो, ई से याद रखना है अपनों को, क्या है? इफेक्ट, ई से इफेक्ट। ड्रग एफिकेसी क्या बोलेंगे? मैक्सिमम, मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग, मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग, प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग इज नोन एज एफिकेसी। क्या बोलते हैं उसको? एफिकेसी बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो, एक मैं तुमको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा, एक ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं तुमको, एक, ये देखो,
अगर मान लो यहाँ पे हम ड्रग का रिस्पॉन्स लिख दें वाई एक्सिस पे और यहाँ पे इसकी डोज लिख दें, ठीक है। ये वैसे तो एक नॉर्मल डायग्राम है। अगर मान लो यहाँ पे मैं डोज का क्या लूँ, लोग लूँ, लोगरिथम अपन पढ़ा है ना, तो ये क्या कौन सा ग्राफ बन जाएगा, लॉग डोज रिस्पॉन्स, क्या बन जाएगा, लॉग डोज रिस्पॉन्स ग्राफ बन जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मान लो ये क्या है हमारा थ्रेशोल्ड लेवल है, मतलब इसके ऊपर कोई ड्रग आएगी, इफेक्ट आएगा, तो ही हम मानेंगे कि उसमें पेशेंट में उसका इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। मान लो मैं तुमको ये 2 ड्रग दे दी, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ आएगा इसका सिग्मोइड शेप का, ठीक है। ये 2 ड्रग मैंने तुमको दे दी, ठीक है, ये लो बेटा, ठीक है। ये ए ड्रग है, ये बी ड्रग है, ठीक है। अब देखो मैं पूछ रहा हूँ तुम में से पोटेंसी किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है। पोटेंसी क्या होती है हमको पता है, पोटेंसी क्या है कि कम से कम अमाउंट में, अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स, मतलब कितनी अमाउंट चाहिए ड्रग को रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए, उसको बोलते हैं ड्रग की पोटेंसी। तो कौन सी ज़्यादा पोटेंशी, किसकी ड्रग की पोटेंसी ज़्यादा होगी, जो कम डोज में ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगी, कम रिस्पॉन्स में कम डोज में क्या क्या है अपना रिस्पॉन्स शो कर देगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए ड्रग की डोज इतनी ही लग रही है और बी की ड्रग की डोज ज़्यादा लग रही है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पोटेंसी किसकी ज़्यादा होगी, ए ड्रग की पोटेंसी ज़्यादा है बी ड्रग से, पोटेंसी के मामले में, ठीक है बेटा, पोटेंसी के मामले में, ठीक है बेटा, ठीक है, आई बात समझ में बेटा। और या फिर हम इसका थंब रूल बना सकते हैं, जिसका एक्स एक्सिस शॉर्टर होगा, एक्स एक्सिस शॉर्टर होगा, वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पोटेंसी होगी, उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोटेंसी होगी, ठीक है बेटा, याद रखना ये बात, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एफिकेसी किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी कि बी की ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी या बी की ज़्यादा होगी, हम एक ग्राफ और डिस्कस करते हैं बेटा। मान लो यही ये ग्राफ है, ठीक है बेटा, ठीक है, ये ग्राफ है, ये ए ड्रग है, ये बी ड्रग है, ये थ्रेशोल्ड लेवल इनका, वही यहाँ पे रिस्पॉन्स है, यहाँ पे क्या लॉग डोज है, ठीक है बेटा। अब देखो एफिकेसी क्या होती है, मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट किसने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, तो यहाँ देखो ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स किससे ज़्यादा, कौन से ज़्यादा शो कर रही है, ए तो इतना ही इफेक्ट शो कर रही है, बी इतना ज़्यादा इफेक्ट शो कर रही है, तो एफिकेसी किस ज़्यादा, किस ड्रग की ज़्यादा होगी बेटा, बी की, ठीक है। इसका भी थंब रूल हम बना लेंगे, वाई एक्सिस जिसका ज़्यादा होगा, वाई एक्सिस जिसका ज़्यादा होगा उसकी एफिकेसी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी एफिकेसी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा, ओके। लेकिन याद रखना वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारा, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होना चाहिए, लॉग डोज, ठीक है बेटा, या फिर डोज होनी चाहिए। आगे देखते हैं अपन कंबाइंड इफेक्ट्स, क्या बेटा, कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें 2 केस बन सकते हैं, या तो कंबाइन करने पर ड्रग का क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स इंक्रीज हो सकता है, या फिर रिस्पॉन्स डिक्रीज हो सकता है बेटा, ठीक है। रिस्पॉन्स इंक्रीज भी हो सकता है और रिस्पॉन्स डिक्रीज भी हो सकता है। अब देखते हैं वो केसेस में जो रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इंक्रीज रिस्पॉन्सेज केस देखते हैं, इंक्रीज रिस्पॉन्सेज के केस देखते हैं अपन, इंक्रीज रिस्पॉन्सेज के। देखो इसमें पहला केस बनता है, पहला केस इसमें क्या है, एडिटिव इफेक्ट, क्या है बेटा, एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट। मान लो अपन ने ड्रग ए दी एक बार में एक पेशेंट को, और एक बार में एक बार ड्रग कौन सी दी, बी दी, ठीक है। और एक बार हम क्या करें, ए बी को मिला के दे रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर देखो क्या है कि एडिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि अगर अगर हमने जो ड्रग मिला के दी है उनका इफेक्ट दोनों का एक साथ जब दे रहे हैं तब भी बराबर हो, और जब अकेले अकेले दे रहे हैं तब भी बराबर हो, उसको बोलते हैं हम एडिटिव इफेक्ट, ठीक है बेटा। दूसरा कौन सा है, सुप्रा एडिटिव, सुप्रा एडिटिव, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ठीक है। मान लो हमने 2 ड्रग दी, ए दी एक बार किसी पेशेंट को, एक बार बी दी, अगर जब हम अकेले अकेले दे रहे हैं तब तो उनका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, मान लो इसका एक्स आ गया, इसका वाई आ गया। जब हम दोनों को ड्रग को एक के बाद एक देंगे, यानी कि इकट्ठी दे रहे हैं मतलब, ठीक है, अगर उसका इफेक्ट ज़्यादा आ जाए, क्या है, उस ड्रग का ए बी को साथ में देने के बाद ड्रग का रिस्पॉन्स ज़्यादा आए, किस में, जब किसके कंपैरिजन में, ए और बी को जब हम अलग अलग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सुपर एडिटिव, क्या बोलते हैं बेटा इसको, सुप्रा एडिटिव, ठीक है बेटा।
अब तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? तीसरा एग्जाम्पल इसका सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म, ठीक है बेटा। अगर मान लो ये सेम सा ही है बिल्कुल इसके सुपर एडिटिव के, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों ड्रग साथ में दी जाती हैं, एक दो ए और बी ड्रग इसमें साथ में दी जाएंगी एट सेम टाइम। एट सेम टाइम, उसमें टाइम अलग अलग हो सकता है इसमें सुपर एडिटिव में, ठीक है बेटा। एट सेम टाइम दी जाएंगी, और सेम टाइम में क्या है, ए और बी का जो मिला के जो रिस्पॉन्स आएगा वो ए अकेली से और बी अकेली से ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा। आप दूसरा केस कौन सा देख रहे थे आप? डिक्रीज रिस्पॉन्स का, डिक्रीज रिस्पॉन्स का, ठीक है बेटा। डिक्रीज रिस्पॉन्स का केस देख रहे हैं आप। डिक्रीज रिस्पॉन्स में क्या है, डिक्रीज रिस्पॉन्स में एग्जांपल बनते हैं, पहला बनता है हमारा फिजिकल एंटागोनिज्म। क्या बनता है बेटा? फिजिकल एंटागोनिज्म। फिजिकल एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म, ठीक है बेटा। मान लो कोई दो ड्रग है, वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे ही क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, या फिर एक दूसरे का एक्शन कट कर रही हैं, या फिर कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, उसको बोलते हैं फिजिकल एंटागोनिज्म। जैसे कि हमने क्या किया, एल्कलॉइड दिए हुए किसी पेशेंट को, एल्कलॉइड्स दिए हुए हैं, ठीक है, और हमने उसको ऊपर से क्या दे दिया, चारकोल दे दिया। तो चारकोल क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इसको, एल्कलॉइड्स को। तो इसने चारकोल की फिजिकल प्रॉपर्टी है ना एब्जॉर्ब करना, तो इसने एल्कलॉइड के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, ये होगा फिजिकल एंटागोनिज्म। और केमिकल एंटागोनिज्म क्या है? एंटागोनिज्म तुम समझ ही गए ना, केमिकल एंटागोनिज्म किसमें देखने को मिलेगा अपने को? केमिकल एंटागोनिज्म अपने को देखने को मिलेगा किसमें? एंटासिड्स में। एंटासिड्स में एक एसिड होता है जो हमारे स्टमक में सिक्रेट होगा, और बेस आपको ऊपर से एंटासिड दे देंगे तो क्या कर देगा, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा बेटा, ठीक है। तीसरा क्या बेटा? फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। कौन सा होता है बेटा? फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में क्या होता है कि देखो इसमें एग्जांपल क्या है, एक ड्रग अपन दी वो किसी एक एक्स रिसेप्टर के ऊपर काम कर रही है, एक ड्रग अपन दी जो वाई रिसेप्टर के ऊपर काम करके इस वाली ड्रग का एक्शन कम कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अपन, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और वहीं जो ग्लूकागोन होता है वो क्या करता है, ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करता है बेटा, ठीक है। ये होगा फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का एग्जांपल, ठीक है। चौथा एग्जांपल कौन सा है हमारे पास? वो है हमारे पास रिसेप्टर एंटागोनिज्म का। कौन सा होता है बेटा? रिसेप्टर एंटागोनिज्म का। रिसेप्टर एंटागोनिज्म का एग्जांपल होता है हमारे पास, ठीक है बेटा। इसमें बेटा तुम्हारे पास ना दो चीज़ें आएंगी, इसमें तुम्हारे पास दो चीज़ें आएंगी। एक आएगी कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। एक आएगा नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में भी आगे दो टाइप होते हैं, इक्विलिब्रियम टाइप एंड नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, ठीक है बेटा। हम इन दोनों में नहीं घुस रहे हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म के बारे में देखते हैं, और एक सिंपल इसके बारे में देखेंगे नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म के बारे में, ठीक है बेटा। देखो जो कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जो कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, इसमें क्या होता है बेटा, जो बोथ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होते हैं ना, एगोनिस्ट और जो एंटागोनिस्ट होंगे, एंटागोनिस्ट होंगे, वो क्या होंगे, रिवर्सिबली बाइंड करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्सिबली, रिवर्सिबली बाइंड करेंगे, रिवर्सिबली बाइंड करेंगे टू द सेम साइट ऑन रिसेप्टर, सेम साइट ऑन दी रिसेप्टर, ऑन दी रिसेप्टर, ठीक है बेटा, ये याद रखना, सेम साइट ऑन द सेम रिसेप्टर, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। जैसे कि एग्जांपल, एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है मस्करेनिक रिसेप्टर के ऊपर, मस्करेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर, और एट्रोपिन भी क्या करती है, बाइंड करती है मस्करेनिक रिसेप्टर के ऊपर। ये क्या करता है, इसके इफेक्ट को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, और ये क्या कर देगा बेटा, इसके इफेक्ट को बंद कर देगा। मस्करेनिक ब्लॉकर होती है ना एट्रोपिन, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल इसका हो गया। और भी एग्जाम्पल इसके, जैसे कि मॉर्फिन, मॉर्फिन अपोइड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगी, ओपियोइड रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगी, ठीक है बेटा। और जो नैलोक्सोन होती है, नैलोक्सोन होती है वो भी इसके ऊपर बाइंड करेगी, लेकिन एक
ये इसके इफेक्ट को बढ़ाएगी और ये इसके इफेक्ट को करेगी डिक्रीज करेगी बेटा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या है बेटा, हम जो देख रहे थे वो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का बेटा, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या होता है, दोनों जो ड्रग है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, वो बेटा क्या करेंगी, डिफरेंट साइट के ऊपर बाइंड करेंगी, डिफरेंट साइट के ऊपर बाइंड करेंगी, ठीक है बेटा। वो सेम रिसेप्टर के ऊपर भी बाइंड कर सकती हैं और मे भी डिफरेंट रिसेप्टर के ऊपर भी बाइंड कर सकती है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल किसका कौन सा हो गया, इसका एग्जांपल होता है डायजेपाम, डायजेपाम एंड बिकुकुलिन, बिकु बिकुक्यूलिन, ठीक है बेटा। अब देखो फर्क क्या क्या आता है, देखो जब हम लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व बनाएंगे, ठीक है बेटा, यहाँ पे रिस्पॉन्स हो गया, यहाँ पे लॉग डोज हो गया, लॉग डोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे वही सिग्मोइड शेप का कर्व हो गया, ठीक है। जब एगोनिस्ट के साथ, ये तो ग्राफ है सिंपल एगोनिस्ट का बेटा, ठीक है। अब ये ग्राफ किसका है, एगोनिस्ट विद कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट, कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट के साथ, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा, अपने को पैरेलल शिफ्ट देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, पैरेलल शिफ्ट देखने को मिलेगी, पैरेलल शिफ्ट इन लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व में, ठीक है बेटा। और दूसरा बात क्या है, ये तुमने समझा, यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल शिफ्ट मिलेगी। दूसरा क्या बेटा, दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूँ, यही सेम, तो ड्राइंग थोड़ी देख लेना बेटा, समझ आ जाएगी तुमको शायद। यही वही सेम रिस्पॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे सेम रिस्पॉन्स है, लॉग डोज है यहाँ पे बेटा, ठीक है। अगर मान लो ये सिंपल एगोनिस्ट का ग्राफ था और यहाँ पे ये कौन से ग्राफ हैं, ये सारे ग्राफ इसके बाद वाले, ये सारे ग्राफ किसके साथ हैं, एगोनिस्ट प्लस नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, एक फ्लैटनिंग ऑफ कर्व देखने को मिलेगी बेटा, क्या मिलेगी अपने को देखने को, फ्लैटनिंग ऑफ कर्व देखने को मिलेगी बेटा, ठीक है, याद रखना, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, ठीक है बेटा। क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में देखते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग और एडवर्स इफेक्ट, ठीक है बेटा। क्लिनिकल ट्रायल के बाद देखते हैं अपन, क्लिनिकल ट्रायल, ड्रग के ट्रायल होते हैं ना, ताकि ऐसा तो है नहीं सीधी मार्केट में उतार देंगे, उससे पहले उसके ट्रायल भी होते हैं बहुत सारे। अब देखो इसमें 5 फेज होते हैं मेनली, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, ठीक है बेटा। पहले वाले जो फेज 0 उसका नाम होता है माइक्रो डोजिंग स्टडी, माइक्रो डोजिंग स्टडी, ठीक है बेटा। ये स्टेप क्या है, मैंडेटरी नहीं होता, नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं होता बेटा, ठीक है। इसमें लो डोज एडमिनिस्टर की जाती है जो लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं, ठीक है बेटा। पहला जो फेज हमारा ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका नाम होता है ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी ट्रायल, ह्यूमन फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी ट्रायल, सेफ्टी ट्रायल, ठीक है बेटा। ये कितने आदमियों पर किया जाता है, ये बेटा कितने का आदमियों पर किया जाता है, 10 से 100 आदमियों पर किया जाता है, कितने आदमियों पे, 10 से 100 आदमी के ऊपर, ठीक है बेटा। और इसका मेन कंसर्न क्या होता है, सेफ्टी, इसमें ड्रग की सेफ्टी चेक की जाती है बेटा, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होता है उसमें होता है, उसका नाम होता है थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी, एक्सप्लोरेटरी स्टडी, ठीक है बेटा। ये कितने आदमियों में किया जाता है, ये किया जाता है 50 से 500 पे, ठीक है बेटा। इसमें मेनली एफिकेसी पे जोर दिया जाता है, क्या बेटा, एफिकेसी, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, इफेक्टिवनेस, कि ड्रग कितनी इफेक्टिव है, ठीक है बेटा। अगला जो है वो 5000 आदमियों तक किया जाता है, फिर 5000 आदमियों तक किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मेन कंसर्न होता है, इसमें कंसर्न होता है एफिकेसी को कंफर्म करना, एफिकेसी को कंफर्म करना, एफिकेसी कंफर्मेशन की जाती है इसमें, ठीक है बेटा, कंफर्मेशन की जाती है इसमें, ठीक है बेटा। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हम लिख सकते हैं
इसका हम कह सकते हैं इसको थेरापेटिक कन्फर्मेशन ट्रायल, थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन ट्रायल, कन्फर्मेशन ट्रायल। ठीक है बेटा। फोर्थ जो फेज हमारा लास्ट फेज होता है, अब इसके बाद इन 3 ट्रायलों को अगर कोई ड्रग पास कर लेते हैं तो उसको मार्केट में उतार दिया जाता है, मार्केट में आ जाती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं मार्केट में ड्रग चलती जाएगी, कई ड्रग मार्केट में आने के बाद भी कई सालों बाद भी बैन हो जाती है ना। तो ये जो स्टेप आता है इसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ठीक है बेटा। अब ये ड्रग क्या है, मान लो ड्रग ने ये सारे 3 स्टेप ऊपर वाले पास कर लिए, इसके बाद में क्या होगा कि जो ड्रग है उसको जब बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो क्या करें, प्रिस्क्राइब करेंगे बहुत सारे लोगों को। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होंगे, लोग एडीआर रिपोर्ट करेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होती हैं वो रिपोर्ट करेंगे लोग। ठीक है। उसके बाद में ड्रग को देखा जाएगा, ड्रग को यहाँ पे अगर एडीआर उसके ज़्यादा है, एक स्केल होता है नोरेंजो स्केल, उसके हिसाब से उसके एडीआर अगर ज़्यादा है तो ड्रग को यहाँ से मार्केट से निकाल दिया जाएगा, वरना इसको रख लिया जाएगा। ठीक है बेटा। देखो यार, अब अपन डिस्कस क्या करें, एडीआर। एडीआर पहले देखो क्या होता है, एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है बेटा। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है, मान लो कोई भी रिस्पॉन्स अगर ड्रग शो कर रही है, ड्रग अगर कोई रिस्पॉन्स शो कर रही है जो कि हमें नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, नॉक्शियस था, नॉक्शियस मतलब चाहिए नहीं था हमें, ठीक, अनइंटेंडेड, नॉक्शियस, नॉक्शियस मतलब होता है छोटा सा या तुच्छ। ठीक है। ठीक है, अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड था और जो हमें चाहिए नहीं था, ऐसे रिस्पॉन्स को बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है। मतलब उसको करना कुछ और काम था, करके कुछ और काम। ठीक है। अब देखो जो एडीआर के टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के एडीआर होते हैं, 6 टाइप के एडीआर होते हैं। कौन से, ए बी सी डी ई और एफ। ए का मतलब होता है ऑगमेंटेड रिएक्शंस, ऑगमेंटेड रिएक्शंस। ठीक है बेटा। बी का मतलब होता है बिजारे रिएक्शन, बिजारे रिएक्शन। ठीक है बेटा। सी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस आगे बताएंगे क्या क्या होता है। डी का होता है डिलेड टाइप, ये होगा कॉन्टिन्यूस टाइप, ये होगा डिलेड टाइप। ई होता है एंड ऑफ यूज, एंड ऑफ यूज, अगर किसी ड्रग का यूज करना बंद कर दे तब आता है एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसको बोलते हैं एंड ऑफ यूज के कारण आया हुआ एडीआर। एफ का मतलब फेलियर ऑफ एफिकेसी, फेलियर ऑफ एफिकेसी। ठीक है बेटा। अब बेटा तो आपका डिस्कस कर रहे थे एडीआर, डिस्कस कर रहे थे आप। ठीक है। एडीआर में पहला टाइप है ऑगमेंटेड रिएक्शंस का। ठीक है, ऑगमेंटेड रिएक्शंस। ठीक है, ये टाइप ए वाली है। ठीक है। ऑगमेंटेड रिएक्शन कब होती हैं, जब आप ड्रग को इंक्रीज अमाउंट में लेते हैं, ड्रग जब ली जाती है इंक्रीज अमाउंट में, इंक्रीज अमाउंट में, तब उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रिएक्शन। और इसके कारण कौन से एडीआर हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, जैसे बेंजोडाइजेपिन के साथ है, अगर बेंजोडाइजेपिन आप ज़्यादा ले लें तो क्या हो जाएगी, सडेशन, नींद ज़्यादा आने लग जाएगी। ठीक है, नींद कह सकते हैं इसको। ठीक है, सडेशन को नींद भी कह सकते हैं। ठीक है, नींद ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है। अगर आप इंसुलिन अगर ज़्यादा ले लेंगे, इंसुलिन अगर ज़्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है बेटा, हो सकता है। ठीक है। अब दूसरी टाइप क्या थी, दूसरी टाइप है बिजारे रिएक्शन। क्या है बेटा, बिजारे रिएक्शन। बिजारे रिएक्शन क्या था, ठीक है, टाइप बी को आप बिजारे रिएक्शन कह सकते हैं। ये किस कारण होती है, अननोन रीज़न के कारण होती है। किस कारण होती है, अननोन रीज़न के कारण होती हैं। ठीक है बेटा, अननोन रीज़न के कारण होती हैं। ठीक है, मतलब ड्रग का पता नहीं कि वो कौन सा इफेक्ट शो कर रही है, इस ड्रग के किस पोर्शन के कारण ये ड्रग का ये इफेक्ट अपना देखने को मिल रहा है, उसको बोलते हैं आप बिजारे रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल केस में एलर्जी, एग्जाम्पल केस में एलर्जी। ठीक है, हाइड्रोसिंक्रेनेसी, हाइड्रोसिंक्रेनेसी। ठीक है बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी कोई बात नहीं, देख लेना एक बार आप। ठीक है, हीमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है, आइडोसिंक्रेनेसी, सिंक्रेनेसी एंड हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है बेटा। आगे देखो टाइप सी कौन सकता है, हम ज़्यादा नहीं घुस रहे इसमें। ठीक है, लेकिन ऊपर से बता रहा हूँ आपको, कॉन्टिन्यूस टाइप सी है, कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ एडीआर।
कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ एडीआर है, ठीक है बेटा। कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ एडीआर क्या है, अगर आप किसी ड्रग को प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए लेते हैं, प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक लेते हैं, तब जो एडीआर होता है उसको बोलते हैं अपन टाइप सी। जैसे कि एनसेड के साथ होता है, एनसेड्स के साथ होता है, एनसेड्स यानी कि जैसे कि पैरासीटामोल, डिक्लोफिनाक ये वगैरह होती हैं, पीसीएम, डिक्लोफिनाक ये वगैरह जो होती हैं, इनके साथ अगर हम कोई लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर लेते हैं तो जो इफ़ेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, उससे क्या हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। इसका मैकेनिज्म आप आगे पढ़ेंगे आप जब आप ऑटो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप डी, हाँ बेटा जी, टाइप डी आ गया। टाइप डी मतलब क्या है, डिलेड टाइप। क्या है बेटा, डिलेड टाइप। डिलेड टाइप का मतलब क्या है, मतलब ड्रग अपन ने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर ली, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर ली, लेकिन जो एडीआर है वो क्या आ रहा है, बहुत टाइम बाद अपीयर हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल कौन सा अपना एग्जांपल क्या है, थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर ली, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर ली, लेकिन बाद में जो एडीआर है वो डिलेड टाइम पे बहुत देर बाद आएगा, बहुत देर बाद आएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। थैलिडोमाइड जैसे क्या हो सकता है, फोकोमेलिया क्या हो सकता है, फोकोमेलिया हो सकता है बेटा। फोकोमेलिया में थैलिडोमाइड की क्राइसिस हुई थी, ठीक है बेटा। थैलिडोमाइड की क्राइसिस हुई थी 1960s में। इसके कारण क्या हो गया था बेटा, फोकोमेलिया हो गया था बच्चों में। फोकोमेलिया मतलब शॉर्टर लिम्स, शॉर्टर लेग्स, ठीक है, शॉर्टर लिम्स हो गए थे, ठीक है, ओके बेटा। आगे जो हमारा जो टाइप आ रहा है वो कौन सा टाइप है बेटा, टाइप ई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ यूज़। अगर आप किसी ड्रग को यूज़ करने के बाद अगर बंद कर देते हैं तब ये टाइप का ड्रग देता है। अगर मान लिया अपन ड्रग प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ की, तब जो और उसको हमने सडनली स्टॉप कर दिया, तब जो एडवर्स इफेक्ट होगा उसको आप क्या बोलते हैं, टाइप ई। क्या बोलते हैं इसको, टाइप ई एडीआर, एंड ऑफ यूज़ एडीआर, ठीक है। उसमें एग्जांपल क्या है, एंजाइना हो सकता है किन पेशेंट में, अगर उन्होंने प्रोलॉन्ग थेरेपी ली है एटिनोलोल की और उन्होंने एकदम से विड्रॉल कर दिया तो उनमें एंजाइना हो सकता है, ठीक है। और क्लोनिडीन जो ड्रग है उन्होंने विड्रॉल कर दिया, मतलब क्लोनिडीन अगर उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, उनमें रिबाउंड हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है, ये इसका एक एडीआर है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं अपन टाइप एफ, ठीक है बेटा। टाइप एफ का मतलब फेलियर ऑफ एफिकेसी, मतलब जो ड्रग है हमारी वो शो नहीं कर पा रही है अपना पूरा इफेक्ट, मतलब 100% इफेक्ट उसको शो करना था, शो कितना कर पा रही है, 50% ही, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ एफिकेसी, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा इसका, ड्रग एंटागोनिज्म, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है बेटा। और ड्रग इंट्रैक्शंस, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं हम पॉइजनिंग। हाँ तो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, पॉइजनिंग डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है। पॉइजनिंग में देखो 2 मेथड होते हैं उसको ट्रीट करने के, एक तो है जनरल मेथड, एक है स्पेसिफिक मेथड। क्या है बेटा, स्पेसिफिक मेथड, एक है स्पेसिफिक मेथड, ठीक है। जनरल मेथड में क्या है बेटा, जनरल मेथड को याद रख सकते हैं ABCDFGH से, ठीक है बेटा, ABCDFGH से। एच से मतलब क्या है, एच से पहले जनरल मेथड में आप क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, ठीक है बेटा, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उसके एयरवे पेटेंट करेंगे, ठीक है बेटा। फिर आप चेक करेंगे ब्रीदिंग चेक करेंगे बच्चे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, गास्ट्रिक लेवाज और कुछ नहीं है भाई, ऐसे बता रखा है, पेट की सफाई है एक किस्म से, ठीक है, पेट की सफाई,
इसे कह सकते हैं हम पेट की सफाई करेंगे हम, ठीक है। बाहर वैक्यूम लगा देंगे हम और उससे हम पेट की सफाई करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में क्या दे सकते हैं हम, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, और हम फ्लूइड्स दे सकते हैं, फ्लूइड्स दे सकते हैं। अगर मान लो किसी पेशेंट में पोटेशियम कम है या किसी पेशेंट में पोटेशियम ज़्यादा है तो फ्लूइड देके वो करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। फ्लूइड देके वो करेक्ट किया जा सकता है। कौन सा फ्लूइड देंगे वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। आगे किसी वीडियो में देखें हम फ्लूइड दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात किस पे, स्पेसिफिक मेथड पे, स्पेसिफिक मेथड पे, ठीक है। स्पेसिफिक मेथड में क्या है बेटा, अगर देख लो मान लो किसी को पैरासीटामोल की पॉइजनिंग होगी तो हम उसे क्या देंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन देंगे, क्या देंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन देंगे। और किसी में अगर वारफरिन की अगर टॉक्सिसिटी होगी तो क्या देंगे बेटा, उसको हम विटामिन K1 देंगे, क्या देंगे, विटामिन K1 देंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी में मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी होगी तो उसमें क्या देंगे हम बेटा, नैलोक्सोन एज एंटीडोट बात हो रही है बेटा सबकी, ठीक है। नैलोक्सोन देंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी में ओपी पॉइजनिंग होगी, अगर मान लो किसी में क्या होगी, ओपी पॉइजनिंग होगी तो उसमें हम क्या देंगे, ओपी पॉइजनिंग में हम क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे, क्या बेटा देंगे, एट्रोपिन देंगे, ठीक है बेटा। ये थे मेन हमारे, ठीक है बेटा, ये मेन हमारे एंटीडोट हैं, ये एंटीडोट्स हैं मेनली, एंटीडोट्स ही हैं हमारे ये, ठीक है बेटा। ओके बेटा, चलो बेटा, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग दिस चैनल, ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू। हम आगे वाली जो वीडियोज़ हैं हमारी उसमें एएनएस और पहले हम अपर लिम्ब की सेकंड वीडियो डालेंगे, फिर हम एएनएस के पार्ट 1 या फिर एएनएस का हम सोच रहे हैं कि एक 1 शॉट डाल देंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।